हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के टॉप 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तो छूना तक नहीं चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, बिल्कुल ही बेसिक और कह सकते हो कि आप कंसेप्ट के साथ देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गति का 3 समीकरण याद है, S = ut + ½ at², v = u + at और v² = u² - 2as, तो यकीन मानिए ग्रेविटेशन का भी सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। बस आपको ज़रूरत है तो उस कंसेप्ट की जो आप वहाँ पे क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों का बात करेंगे। तो आइए अपनी इस सेशन की शुरुआत करते हैं और ग्रेविटेशन का जो डर है उसको ख़त्म करते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जबकि आपको g का मान 10 मीटर पर सेकंड लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है। मेरे मित्र, ग्रेविटेशन हो या आपका कोई भी चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको समझना होगा। उसके बाद आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कहिएगा सर कैसे? तो देखिए कि आपसे कह रहा है कि कोई गेंद है, ये मान लीजिए कि आपका गेंद है और इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। किस स्पीड से सर? तो 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जा रहा है। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25 मीटर पर सेकेंड है वो आपका क्या है? u है। और ध्यान में रखिएगा कि u से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहेंगे सर प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन का अगला भाग, इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि इस गेंद को आप 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंके। कह रहा है कि ये अगर इसका मैक्सिमम हाइट हो, मान लीजिए कि ये गेंद यहाँ पे पहुँच जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा, t कितना हुआ, आपसे ये पूछा जा रहा है। जबकि आपको g का वैल्यू कितना लेना है सर? तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है g का वैल्यू। अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो मेरे मित्र, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि u भी है, g भी है और t भी है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए कि जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु फिर से रिटर्न आ जाता है। मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि सर जब वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो जब वो मैक्सिमम हाइट को रीच करता है, जब वो उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है, तब वहाँ पे कुछ देर के लिए उसकी वेग क्या हो जाती है सर? 0 हो जाती है। और वहाँ पे जब वेग उसकी 0 होती है तो वो क्या होता है? नीचे फॉल करना शुरू कर देता है, नीचे गिरना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु को 25 मीटर पर सेकेंड के ऊपर हम लोग 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के साथ ही इसका जो वेग होगा, v होगा, वो क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। और मेरे मित्र, आपको पता है कि अंतिम वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, g दिया हुआ है और t निकालना है। ना बनेगा? बिल्कुल आसानी से बनेगा। आप कहिएगा सर कैसे बनेगा? तो मेरे मित्र, आपको गति के समीकरण का v = u + at वाला फार्मूला याद होगा, बिल्कुल याद होगा। आप में से कोई नहीं भूले होंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग a के लिए किसका यूज करेंगे? g का यूज करेंगे। a के लिए किसका यूज करेंगे? g का यूज करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन में जब भी हम आएंगे तो g गुरुत्वीय त्वरण को बताता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रहा है, वस्तु क्या हो रहा है सर? पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रहा है, तो g आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। और अगर ऊपर से नीचे आता तो g क्या होता है सर? पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर इस हिसाब से v = हम u - gt लिख सकते हैं। क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों -gt? इसीलिए क्योंकि वस्तु क्या हो रहा है सर? ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब उसका त्वरण ऊपर की है तो गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण उसमें कहाँ लग रहा है? विपरीत दिशा में। इसीलिए हमने ये -gt लिखा। अब देखिए कि आपके क्वेश्चन में अंतिम वेग कितना है सर? 0 है। आपका प्रारंभिक वेग कितना है? 25 है। और g का वैल्यू कितना लेना है? 10 लेना है। और आपको तो t निकालना ही है।
अब देखिए कि इस 25 को हम इधर ले आते हैं तो -25 हो जाएगा, अब -10 इंटू टी हो जाएगा मेरे मित्र, ये माइनस और माइनस कट जाएगा और t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25/10 हो जाएगा। आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 सेकेंड आ जाएगा। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए आपको ये इजी लग रहा है या भारी लग रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ही आसान था, बस हमको कंसेप्ट लेना है क्या क्वेश्चन का। जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएं तो ये ध्यान में रखें कि सर क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लें, उसके बाद आगे का चीज़ आपको स्वतः दिखना शुरू हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर कोई भी वस्तु है, उसका भार कितना बोल रहा है सर? W न्यूटन है। उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। अब कह रहा है कि उसी वस्तु का भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर क्या होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, आधा बोल रहा है तो 3200 किलोमीटर हो रही है। तो आप लोग अब 6400 का आधा करेंगे 3200, फिर अपना दिमाग लगाएंगे W = mg, कन्फ्यूज होते रह जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना है सर? W न्यूटन है। तो इस बात को तो हमको यहीं पर हटा देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसी वस्तु का भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी बराबर ऊंचाई पर क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सबों को मालूम है कि पृथ्वी तल पर वस्तु का जो भार होता है W, वो किसके बराबर होता है? तो सर mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? mg के बराबर। आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई h पर क्या होगा, कि वस्तु का भार क्या होगा। तो हम कहते हैं कि सर ऊंचाई h पर जो वस्तु का भार होगा उसको W' से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कहते हैं, और आपको मालूम है मित्र कि जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है या फिर नीचे की ओर आती है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है सर? कमी होता है। और आपको मालूम है कि किसी भी वस्तु का भार किस पर डिपेंड करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो भार भी क्या होगा सर? घटेगा। तो आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि h ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर वस्तु का भार क्या होगा, इसका मतलब ये कह रहा है कि वस्तु जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या अगर 6400 किलोमीटर है तो वो वस्तु कहाँ पे है सर? 3200 किलोमीटर पे है। आपको पूछा जा रहा है कि उसी 3200 किलोमीटर पे वस्तु का भार क्या होगा। तो हमने जो आपका 3200 किलोमीटर की ऊंचाई है उसको क्या बोल दिया कि ऊंचाई h पर माना कि W' जो आपका भार होगा वो क्या होगा? mg' होगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर ये g' हमको मालूम रहेगा तभी ना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर g का जो वैल्यू होता है वो g × RE + h का स्क्वायर होता है। ये आपका क्या होता है? पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर g का वैल्यू होता है। अगर आपको g का वैल्यू निकल जाता है तो आपको h ऊंचाई पर जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ पे भार भी निकल जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे? तो ध्यान रखिए कि आपका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या का आधी है, तो भाई RE/2 है। पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ RE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऊंचाई कितना है? RE/2। चलिए अब हम यहाँ पे रखते हैं g' = g × RE है आपका, तो RE को आप रहने ही दीजिए। RE प्लस आपका क्या है सर? h का वैल्यू कितना है? RE/2, इसको आप स्क्वायर कीजिए। चलिए अब इसके अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। g' = क्या हो जाएगा? g × RE/2 से आप RE को गुना करेंगे तो 2RE, सिंपल इसका हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 2RE प्लस आपका एक RE इधर है तो ये हो जाएगा 3RE/2 का स्क्वायर। चलिए एक और स्टेप और आते हैं इसमें। g' क्या हो जाएगा? g × ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो 2RE/3RE का स्क्वायर। अब ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा सर कि g' हो जाएगा आपका g × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका? g' 4/9, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 × g। अब देखिए कि आपको g का वैल्यू, g' का वैल्यू पता चल गया। आपको निकालना क्या है? h ऊंचाई पर वस्तु का भार निकालना है। तो भाई W' = आपने क्या लिखा है सर? mg लिखा है। तो चलिए mg' लिखा है
तो चलिए डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वस्तु का भार तो आपका m दिया है, m ही रहेगा, और g आप कितना निकाल लें सर 4/9g, यही ना निकाल लें। डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा mg इंटू 4/9, ये mg को हमने साथ में लिख दिया यहाँ पे, इसीलिए घबराइएगा नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg को हम लोग पृथ्वी तल पर भार बोलते हैं। पृथ्वी तल पर भार आपने कितना निकाला सर, W इक्वल्स टू mg, ये फार्मूला आपको मालूम है। तो हम यहाँ पे mg को क्या कह देते हैं, W कह देते हैं, और 4/9 रख देते हैं। तो आप इसको 4/9W भी कह सकते हैं। अब देखिए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर मेरे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा भी मत घबराइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है। हमने बोल दिया कि सर पृथ्वी की सतह पर W इक्वल्स टू mg होता है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर, तो ऊंचाई h इक्वल टू क्या हो गया re/2, क्या है कि पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर जाना है। हमने यहाँ पे मान लिया कि h ऊंचाई पर वस्तु का भार w डैश इक्वल टू mg डैश है। तो g डैश का फॉर्मूला होता है, चूंकि पृथ्वी तल से जब आप ऊपर जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण के मान में कमी होती है, और उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं g डैश इक्वल टू g इंटू re प्लस h का होल स्क्वायर। अब हमने वही किया कि यहाँ पे h का वैल्यू re/2 रखा और फिर उसको सॉल्व कर लिया, g डैश का वैल्यू आ गया, फार्मूला था w डैश इक्वल टू mg डैश, और वहाँ पे उसको हमने रखा तो क्या आ गया w डैश इक्वल टू 4/9 आपका w, और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब बताइए कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये सब क्वेश्चन अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आपसे दोबारा नहीं बनेगा, आराम से बनेगा सर, बस कोशिश जारी रखिएगा तो सारी चीज़ का हल अपने आप निकलता चला जाएगा। अच्छा चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा है आपसे कि किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर t सेकेंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है और इसको नीचे गिरा है, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा सर, t समय लगा। और क्या कह रहा है कि ये जो वस्तु है वो किस ऊंचाई पर है, तो 30 मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि इसी वस्तु को अगर हम 120 मीटर की ऊंचाई से गिराएं, 120 मीटर की ऊंचाई से गिराएं, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो मेरे मित्र आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर 30 मीटर की ऊंचाई से किसी वस्तु को गिरा रहे हैं तो उसमें t समय लग रहा है, 120 मीटर की ऊंचाई से वस्तु को गिराएंगे तो कितना समय लगेगा। तो हम क्या कहते हैं सर यहाँ पे कि मान लीजिए कि 120 मीटर से वस्तु को गिराने में t डैश समय लगता है। कितना समय लगता है सर, t डैश समय लगता है। अच्छा सवाल ये उठता है कि सर ये बनेगा कैसे, तो बिल्कुल ही आसान से बनेगा, आसानी से बनेगा। देखिए कि आपका ऊंचाई दिया हुआ है पहला कंडीशन में, कितना 30 मीटर दिया हुआ है। मेरे मित्र जब वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो उसकी जो प्रारंभिक वेग रही होगी वो क्या होगी सर, तो आप कहेंगे सर 0 होगी। प्रारंभिक वेग क्या होगी सर, 0 होगी। तो आप सबों को पता है कि हम लोग h इक्वल टू क्या लिखते हैं, ut प्लस हाफ GT²। आप कहिएगा क्यों सर, तो प्लस इसीलिए कि सर वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है। अच्छा जब प्रारंभिक वेग 0 है तो इस टर्म को लिखने का कोई फायदा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि 0 इंटू टी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इक्वल टू हाफ GT²। मित्रों यही फार्मूला आपका निकल के आ जाता है, और दोनों कंडीशन में हमको यही फार्मूला लगाना है। देखिए कि आपका h कितना है, 30 मीटर है सर, और हाफ GT², यही ना। आपको कह रहा है कि सर यहाँ पे t समय लगता है, तो t बड़ा लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते रहिएगा। चलिए t बड़ा लिख दिए। तो अब हम क्या कह सकते हैं सर कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्या, 30GT²/2। तो ये हो जाएगा आपका 30 दूना 60 और GT²। अच्छा पहले ऐसे लिख लीजिए, t² इक्वल टू 60/g। अब आप कह सकते हैं कि सर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √60/g। अगर एक स्टेप हिडन कर देते तो फिर आप लोग कंफ्यूज करते रहते। तो t इक्वल टू क्या हो गया, 60/g। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, h इक्वल टू क्या, हाफ GT²। जब वस्तु को यहाँ भी गिराया जा रहा है एक ऊंचाई से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा। तो मेरे मित्र जब प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा तो आपका h कितना है, 120 मीटर है, ठीक है। हाफ GT² हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे t डैश स्क्वायर माने हैं ना आप, तो वो लिखिए
टी डैश स्क्वायर। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 120 इक्वल टू जी टी डैश का स्क्वायर अब बटा 2 गुना कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा सर 240 इक्वल टू जी टी डैश स्क्वायर, और फिर आप इसको लिख सकते हैं सर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 240 अब बटा जी। अब आप लिख सकते हैं सर टी डैश इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 240 बटा जी। आपसे क्या पूछा है कि जब वस्तु को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा तो टी डैश मेरा क्या होगा। तो भाई आप दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, टी डैश बटा टी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, टी डैश आपका कितना है तो आप कहिएगा सर रूट अंडर 240 अब बटा जी, अब फिर बटा क्या हो जाएगा टी आपका कितना है सर, यहाँ पे आपने निकाला है टी, तो देखिए रूट 60 अब बटा जी है आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो रूट आपका 240 अब बटा जी गुना क्या हो जाएगा कि जी बटा आपका 60 इंटू हो जाएगा आपका ये रूट में, ये रूट और ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, 60 चौका 240 हो जाएगा, रूट के अंडर में ही रहेगा और ये जी और जी कैंसिल हो गया तो आपका वैल्यू हो गया सर रूट 4 को आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2। चूंकि हम टी डैश अब बटा टी इक्वल टू 2 निकाल लिए हैं तो यहाँ पे कुछ ना है तो 1 है, तो हम टी डैश इक्वल टू क्या कह सकते हैं 2t कह सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2t। कुछ नहीं किए हैं सर, आपका पहला कंडीशन में यहाँ पे हमने सारे चीज़ को लिख दिया, दूसरे कंडीशन में हमने लिख दिया, चूंकि टी डैश पूछा जा रहा था तो टी डैश और टी का हमने रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकाल करके आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो टी डैश इक्वल टू क्या निकल जाएगा सर 2t निकल जाएगा। अब आप कहिए कि इस टाइप के सवाल आपसे नहीं बनेंगे, बिल्कुल ही आसानी से बनेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन और ये तो बिल्कुल ही आसान है। क्या क्वेश्चन है कि यदि दो द्रव्यमानों की बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। आप सब समझ रहे हैं 1/4 हो जाएगा, लेकिन आप में से बहुत कहेंगे नहीं समझे, कोई बात नहीं है। अच्छा आप ये बताएं कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, तो आप कहिएगा दो द्रव्यमान वस्तु के बीच में लगता है और आप इसके लिए फार्मूला लिखते हैं F = Gm1 × m2/r²। आप यही ना फार्मूला लिखते हैं। आप कह रहे हैं कि सर जब मान लीजिए कि ये m1 और m2 दो आपका ऑब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखा हुआ है तब ये फार्मूला लगा रहे हैं। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि m1 और m2 के बीच की जो दूरी r है इसको क्या कर दिया जाए 2r कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो m1 और m2 के बीच में दूरी कितना हो गया सर 2r हो गया। तो भाई F = होता है Gm1 × m2/r², तो 2r² होगा ना। तो आप Gm1 × m2 अब बटा क्या कह सकते सर 2r² है यहाँ पर, तो 4r²। अब आप बताइए कि पूरा में आप 4 से भागा दे रहे हैं तो 1/4 ना होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 5वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है। मान लीजिए कि ये आपका कोई वस्तु है, इसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अब कह रहा है कि वह 10 मीटर की एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब जो यहाँ पे ये टोटल ऊंचा गया है कितना 10 मीटर की ऊंचाई पर गया है। कह रहा है कि जी का वैल्यू आपको कितना लेना है मेरे मित्र 9.8 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा गया है कि वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है। भाई वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है। किसी वस्तु को नीचे से जो हम फेंकते हैं उस वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं, और आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा। ध्यान में रखिएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अपने महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वस्तु का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है सर 0 हो जाता है। तो जब ये अपने महत्तम ऊंचाई 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया होगा तो इसकी वेग कुछ देर के लिए 0 रही होगी और फिर वो क्या होगा रिटर्न आ गया होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर क्वेश्चन में u हमको निकालना है जबकि v दिया हुआ है, h दिया हुआ है और g दिया हुआ है। तब आप लोग बहुत सारे इसमें क्या करेंगे कि पहले ही अलबलाना शुरू कर देंगे h = ut + ½ gt², न जाने कौन कौन सा फार्मूला लगा लेंगे। लेकिन मेरे मित्र यहाँ पे आप सिंपल सा क्या लगाएंगे, आपको गति के समीकरण का v² = u² + 2as का फार्मूला याद होगा। हालांकि ये कब लेते हैं जब रैखिक में चलता है कोई वस्तु क्षैतिज पे चल रहा होता है, यहाँ तो ऊपर जा रहा है। तो बात तो एक सीधी सी है कि सर यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा वो v² = u² - 2gh हो जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे हो जाएगा, तो कुछ ना किए हैं a के बदले g रखे हैं, और मैंने पहले आपको बताया है
कि ये आपका रैखिक त्वरण है और ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है, और s जो है यहाँ पे दूरी हो जाता है, जबकि यहाँ पे h जो है ये क्या है सर, पृथ्वी तल से ऊपर की तय की गई ऊंचाई। तो यहाँ पे ऊंचाई जो है वो किसके सेंस में है सर, दूरी के सेंस में है। तो आपका फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू को पुट कीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। v का वैल्यू कितना सर, तो 0 का स्क्वायर, u का आपको निकालना ही है तो u स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस 2gh। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, अगर नीचे आता तो प्लस लेते। तो u स्क्वायर अब माइनस आपका 2 इंटू जी का वैल्यू लेना है मेरे मित्र 9.8, h का वैल्यू दिया हुआ है 10। देखिए इस यू स्क्वायर को हम इधर ले आते तो आप कहिएगा सर माइनस में चला आएगा, तो कोई बात नहीं है, माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ई माइनस और माइनस को कैंसिल कर दें, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 1 19, 10 से गुना कर दीजिएगा तो एक 0 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव रख दीजिए। अब u को u इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट अंडर 196। स्क्वायर निकालने में आप लोग माहिर हैं, किसका स्क्वायर है सर ये, इसका क्या होगा तो 14 हो जाएगा। 14 और 14 को गुना कीजिएगा तो 196 हो जाएगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि वस्तु को अगर 14 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो वस्तु कितना दूरी, कितना ऊंचाई कवर करेगा, तो सर 10 मीटर की ऊंचाई कवर करेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न अब आपको कहीं भी मिलेगा तो अब उसका आप आसानी से हल निकाल लीजिएगा और आप इसके पूरे कंसेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।